सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश कुमार यादव और बात करते हैं हमारे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, रेंज ऑफ लेंस। तो रेंज ऑफ लेंस में देखिए क्या होता है। सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन आवर यूनिवर्स मे ओवर ए वाइड रेंज एंड दीज में वैरी फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर of the tiny nucleus of an atom to the size of order of 10⁻26 मीटर to the extent of observable universe। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का वो एटॉमिक लेवल से लेके हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो साइज़ है उसके साइज़ के बारे में इतनी जो रेंज है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वाइड रेंज होती है जिसको हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड we use some certain special units for short and large lengths। तो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर जो सबसे पहले हमारी यूनिट होती है फर्मी। जो फर्मी होती है उसको हम स्मॉल लेंथ के लिए यूज़ करते थे। और ये जो हमारा 1 फर्मी होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। जो 1 फर्मी होता है ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। इसके बाद एक और यूनिट होती है जिसको हम स्मॉल लेंथ के लिए यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ 1 आर्मस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 1 आर्मस्ट्रॉम होता है, 1 आर्मस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये छोटी यूनिट्स को, छोटे लेंथ्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास यूनिट है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। एवरेज डिस्टेंस होती है सन की हमारे अर्थ से एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पर होती है हमारी। इसके अलावा देयर इज़ अनदर यूनिट दैट इज़ लाइट ईयर। तो जो 1 लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद परसेक जो है इस यूनिट के बारे में भी हमने बताया था दैट इज़ 3 इंटू 10⁻16 ठीक है मीटर होता है। और तो ये कुछ यूनिट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में हम काफ़ी वाइड रेंज के अंदर पढ़ते हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है साइज़ ऑफ ए प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का जो साइज़ होता है, देखिए एक प्रोटॉन का साइज़ होता है अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। बात करें अगर साइज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, हमारा जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ 10⁻⁻14 मीटर। एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक टिपिकल जो वायरस है, वायरस का साइज़ एटम से साइज़ से थोड़ा छोटा होता है दैट इज़ 10⁻⁻8 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻7 के ऑर्डर की होती है। एंड द साइज़ ऑफ रेड कॉर्पस्कल दैट इज़ अबाउट 10⁻⁻5 मीटर। तो इसी तरीके से जो पेपर की थिकनेस होती है 10⁻⁻4 मीटर। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट जो है 10⁻4 मीटर, अबाउट 10,000 मीटर के समथिंग। रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 10⁻7 मीटर। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून की अर्थ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10⁻8 मीटर, इतनी डिस्टेंस होती है। और जो सन की डिस्टेंस होती है अर्थ से दैट इज़ 10⁻11 मीटर। और द डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन इज़ 10⁻13 मीटर। साइज़ ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का साइज़ होता है 10⁻21 मीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो हमारी जो गैलेक्सी है उससे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उससे जो नियरेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ 10⁻22 मीटर। और अगर बात करें जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स की बाउंड्रीज़ के बारे में, और जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, तो देखिए जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10⁻26 मीटर है। मतलब अगर आपको बिल्कुल बाउंड्री तक जाना हो, ठीक है, तो इतना जो है वो हमारा यूनिवर्स है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ अबाउट लेंथ। इसके बाद बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ मास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मास क्या होता है, मास को जान लेते हैं। तो मास जो होता है, मास इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम मास कहते हैं। सो देखिए मास जो है बेसिकली एक
मैटर की जो है वो प्रॉपर्टी होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मास जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चाहे कितना भी आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका जो मास है वो चेंज नहीं होता। चाहे कितना भी हम उस पर प्रेशर डाल लें, कितना फोर्स लगा ले, उसकी लोकेशन कहीं भी हो, चाहे स्पेस में किसी प्लेनेट पर कहीं भी है वो हो, तो जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता। सो मास जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है। और जो ऐसा यूनिट होती है मास की, दैट इज़ किलोग्राम। किलोग्राम में मास को हम मेज़र करते हैं। ठीक है, और 1 किलोग्राम को कैसे मेज़र करते हैं, तो ये इसका एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम मेज़र करते हैं। तो ये बातें हम कर चुके हैं यहाँ पर। सो द प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर आर अवेलेबल इन मैनी अदर लेबोरेटरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया दिस इज़ अवेलेबल एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। तो इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इंडिया में दिल्ली के ऊपर जो है, दिल्ली के अंदर है, इसका सैंपल है 1 kg जो है उसका जो प्रोटोटाइप होता है उसका सैंपल होता है। फिर देखिए यहाँ पर जो मास है, तो हम मास की बात करें तो जो स्मॉल मासेस होते हैं उनको हम मेज़र करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, उनको हम मेज़र करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। सो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 होता है। ठीक है, और कौन सा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, जो C12 आइसोटोप होता है, सॉरी हाइड्रोजन एटम नहीं, कार्बन एटम, जो कार्बन एटम का C12 आइसोटोप होता है उसका जो वर्ल्ड माई 12th मास होता है दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U से बोलते हैं हम। और यहाँ पर जो है इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मास को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो मास होता है ये होता है 1.6 × 10⁻27 kg। सो दिस मच ऑफ मास इज़ एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज़ यूनिट 1 U। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा 1 यूनिट मास हो गया। अब देखिए इसके बाद मास जो होता है, मास कॉमनली अवेलेबल, मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉमन बैलेंस। तो कॉमन जो हमारा बैलेंस होता है उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भाई जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऐसे हमारे प्लैनेट्स वगैरह हो गए या स्टार्स वगैरह हो गए, अगर उनके जो मास को हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल जो है मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे न्यूटन ने बताया था। तो उसका यूज़ करके, ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करके हम उनका मास निकाल सकते हैं। और आप चैप्टर 8 में इसके बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। और वहीं बात करें हम स्मॉल एटॉमिक मासेस के बारे में, तो स्मॉल एटॉमिक मास जो होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके हेल्प से हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाता है और उनकी ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग हम उनके जो मास होता है उसको निकालते हैं, कितना ज़्यादा वो बैंड होते हैं उस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको ही नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर कुछ रेंज ऑफ मासेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेंज ऑफ मासेस में यहाँ पर हमारे पास जो है, हम 10⁻³ kg से लेके 10⁻55 kg तक के मास जो है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, 10⁻³ kg बहुत ही कम होता है, जो कि अबाउट एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और 10⁻55 kg जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास होता है। तो इतनी वाइड रेंज को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो मास जो है एक टेबल पर आते हैं, जहाँ पर हमें मास जो है उसकी एक रेंज मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है अबाउट 10⁻30 kg। ओके, सो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको जो मास दिया हुआ है एक्चुअल मास नहीं है, ये मास का आपको एक रफ एस्टिमेट दिया हुआ है, उसका ऑर्डर बताया हुआ है। ठीक है, मास का जो मैग्नीट्यूड है उसका आपको एक ऑर्डर बताया हुआ है। सिमिलरली जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास होता है 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये मास होता है यहाँ पर प्रोटॉन का।
फिर अगर हम बात करें एक यूरेनियम एटम की, तो यूरेनियम एटम का मास होता है 10⁻⁻25 kg। एक जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसका मास 10⁻13 kg होता है। और जो एक डस्ट पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल का मास होता है 10⁻9 kg। एक रेन ड्रॉपलेट जो होता है उसका मास होता है 10⁻6 kg। एक मॉस्किटो जो मच्छर होता है उसका मास 10⁻5 kg होता है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए मास वेरी करता है। जो एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो मास होता है वो अबाउट 10⁻2 kg होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ह्यूमन का मास इसमें 100 kg होता है। ये बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो ले रखा है। तो ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सो हमने जो प्रैक्टिकल यूनिट्स वगैरह पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर होता है। तो इसको देखिए हम कैसे लेते हैं। तो जैसे अगर किसी भी जैसे भाई अगर हम बात करें कि हम बोलते हैं द एवरेज हाइट ऑफ ए ह्यूमन इज़ 1.5 मीटर। एक जो एवरेज ह्यूमन है उसकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो नंबर होता है 1 to 4, तो 1 to 4 जो नंबर होते हैं उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। 1 to 4 जो नंबर होते हैं उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बाद में जो भी यहाँ पर पावर होती है 10 की, ठीक है, उसको हम, तो यहाँ पर 10 नहीं है, एक भी पावर नहीं है, तो 10⁻0 मीन्स 1। तो हम बोलेंगे एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन इज़ 1 मीटर। एक ह्यूमन की एवरेज हाइट 1 मीटर होती है। सिमिलरली, ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें एक एवरेज ह्यूमन का जो मास होता है, तो मान लिया एवरेज ह्यूमन का मास यहाँ पर 60 होता है, ठीक है, 60 kg होता है। तो क्या होता है, अब कोई भी नंबर होगा जो कि 5 या 5 से बड़ा होगा, बिटवीन 5 to 9 होगा, तो उसको हम क्या है, उसको हम 10 काउंट करते हैं, और ये कितना हो जाता है, ये 100 kg हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो एवरेज वेट होगा एक ह्यूमन का वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर, ठीक है, जो एवरेज वेट है उसके उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10⁻2 kg या फिर 100 kg, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मास है ये भी निकाले हुए हैं। जैसे अगर बात करें मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻19 kg, 10⁻19 kg ये मास होता है। तो यहाँ पर देखिए 1.6, तो 1.6 जो है वो 4 से लेस होता है, तो इसको हम 1 ट्रीट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने चार्ज लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 9.1, दैट इज़ 9.1 × 10⁻31 kg, ओके, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 9.1 है, तो ये है कोई भी नंबर जो होता है जो कि 5 to 9 होता है, तो 5 to 9 जो भी नंबर है उसको हम एज ए 10 ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻31, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10⁻30, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज मास होता है या एवरेज मास का जो ऑर्डर होता है दैट इज़ 10⁻30 मीटर, ओके। तो ये आपको मास जो है उसके मैग्नीट्यूड का यहाँ पर आपको ऑर्डर बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर बात करें एक ऑटोमोबाइल की वेट की, तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनका जो वेट है तो वो कितना वेट होता है यहाँ पर, वो होता है अबाउट 10⁻3 kg। तो ये भी यहाँ पर आपको ऑर्डर लिया हुआ है। इसके बाद एयरक्राफ्ट का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है 10⁻23 kg, हमारी अर्थ का मास दिया हुआ है 10⁻25 kg, सन का मास दिया हुआ है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका भी मास दिया हुआ है, दैट इज़ 10⁻41 kg। एंड द मास ऑफ आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स का मास भी है यहाँ पर, और ये कितना है, ये है 10⁻55 kg, ठीक है। अब देखिए बात करें मेजरमेंट ऑफ टाइम की। सो टू मेज़र एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक। किसी भी टाइम इंटरवल को आपको अगर मेज़र करना है तो बेसिकली आपको एक क्लॉक की ज़रूरत होती है। एंड वी यूज़ एंड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हम एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम का यूज़ करते हैं। सो विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ए सीजियम एटम, एंड दिस इज़ द बेसिक ऑफ सीजियम क्लॉक, समटाइम इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। तो यहाँ पर जो टाइम होता है, बिल्कुल अगर आपको एक्यूरेसी से टाइम मेज़र करना है तो वहाँ पर हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, जो कि सीजियम जो होते हैं, सीजियम से बनी होती है। सो सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक, एंड द सेकेंड इज़ टेकन एज द टाइम
needed for 9192631770 vibrations of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium 133 एटम। तो सीजियम का हम 133 आइसोटोप लेते हैं और यहाँ पर जब उसके अंदर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास यदि कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये एक दूसरा ऑर्बिट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं इसके ऊपर कुछ लाइट डालता हूँ, ठीक है। तो कुछ लाइट ही अगर हम इसमें डालते हैं तो जैसे ही मैं इस पर कुछ लाइट डालूँगा इस लाइट को एब्जॉर्व करके ये यहाँ पर चला जाएगा, इस लेवल के अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। बट क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट में ही स्टेबल रह पाता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये वापस से रेडिएशन को इमिट करता है, और इस रेडिएशन को इमिट करके फिर से वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, जिस वो स्टेट में होता है फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाएगा। और इस दौरान जितनी रेडिएशन उसने ऑब्जर्व करी थी उतनी ही रेडिएशन को वो इमिट भी करता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन होती है, ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की इतने जो वाइब्रेशंस होती है, इतने पीरियड्स जो होते हैं, इतने वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है जब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना हो जाएगा, जब इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उन वाइब्रेशंस को जो हम बोलेंगे कि ये जो वाइब्रेशन है इनको होने में जो समय लगा है दैट टाइम इज़ 1 सेकेंड। तो इतने टाइम को हम 1 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये थोड़ी सी इसकी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन होती है और इसी के बेसिस के ऊपर हमारी जो एटॉमिक क्लॉक है वो बनी होती है। तो बेसिकली भाई अगर हम किसी और प्लेनेट के ऊपर या स्पेस में जाते हैं, ठीक है, कहीं ऐसे प्लेनेट के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है भाई, जो टाइम होता है वो वहाँ पर चेंज हो सकता है। बट एटॉमिक लेवल के ऊपर जो है इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पर एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ करते हैं। सो द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटर रेगुलेट द रेट ऑफ द सीजियम atomic clock just as the vibration of a balance wheel regulate an ordinary wristwatch or vibration of a small crystal regulate a quartz wristwatch। ओके, तो अब यहाँ पर ये टाइम की बात हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल को देखेंगे जो कि हमें जो टाइम होता है उसकी रेंज के बारे में बताएगी यहाँ पर। तो देखिए बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टाइम होता है स्मॉलेस्ट टाइम, तो लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल होता है जो कि स्टेबल नहीं रह सकता, उसका जो लाइफ स्पैन होता है, उसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻24 सेकेंड, और बहुत ही कम टाइम है ये। इसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है, मतलब एक जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लाइट को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, वो होता है 10⁻22 सेकेंड। पीरियड ऑफ एक्सरे, एक एक्सरे जो होता है उसका जो पीरियड होता है, ठीक है, उसके जो वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है दैट इज़ 10⁻⁻19 सेकेंड। फिर पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस, जो एटम के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं उसका पीरियड होता है 10⁻⁻15 सेकेंड। पीरियड ऑफ ए लाइट वेव का पीरियड होता है 10⁻⁻15। इसी तरीके से आपको एक ऐसे भाई एक जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, जैसे अभी मैंने सीजियम के एटम के बारे में बताया था, उसको एक्साइट किया था, तो एक्साइटेशन जब वो एक्साइट हो जाता है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है उस ऑर्बिट के अंदर वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद वापस वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस आ जाता है। फिर पीरियड ऑफ रेडियो वेव, जो रेडियो वेव का पीरियड होता है 10⁻⁶ सेकेंड। पीरियड ऑफ साउंड वेव का पीरियड होता है 10⁻3 सेकेंड। विंक ऑफ एन आई, जो हम आंखें झपकाते हैं, वो 10⁻1। एंड द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसके में जो टाइम होता है दैट इज़ 10⁻0 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली 1 सेकेंड के समथिंग हो गया ये, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर ओनली ऑर्डर आपको मैग्नीट्यूड बताया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। फिर यहाँ पर टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, मून से अर्थ तक लाइट को आने में समय लगता है 10⁻0, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। एंड टाइम टेकन
लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लाइट को अर्थ पर आने में कितना समय लगता है, 10⁻² सेकेंड। ठीक है, और फिर से ये जो है ये एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ एक ऑर्डर बताया हुआ है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ए सेटेलाइट, एक सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है 10⁻⁴, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पीरियड ऑफ मून। ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ एंड टाइम ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम नियरेस्ट स्टार, लाइट को नियरेस्ट स्टार से आने में जो समय लगता है 10⁻⁸ सेकेंड का होता है। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ हमारा जो स्पैन होता है, हम जितनी ज़िंदगी जीते हैं वो 10⁻⁻10⁻⁹ सेकेंड होता है। जो पिरामिड्स की एज बताई जाती है वो 10⁻11 बताई जाती है। इसके बाद द टाइम सिंस डायनासोरस बिकम एक्सटिंक्ट, तो जो डायनासोरस जब गायब हुए थे उस दौरान से अब तक जो समय बीता है वो 10⁻15 सेकेंड है। एंड एज ऑफ द यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी है, यूनिवर्स की एज हमारी है 10⁻17 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ लेंथ्स थी हमारी, और ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए इसका यहाँ पर कुछ इनका ऑर्डर जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी टेबल है, तीनों जो टेबल्स, इनके अंदर एक सिमेट्री है यहाँ पर, और वो देखिए क्या है। सो तो इसके अंदर क्या सिमेट्री है, देखिए कि जो हमारे टेबल्स है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इवेंट एंड ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स इज ऑल्सो अबाउट 10⁻41 एंड दिस नंबर। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, तो अगर आप लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो है उसको अगर आप निकालते हो तो वहाँ पर आपको कितना मिलता है, वो रेशियो आपको मिलता है 10⁻41, 10⁻41 रेशियो मिलता है। और वहीं ये जो 10⁻41 नंबर होता है ये आपकी इसी टेबल में आता है, टेबल 2.4। ठीक है, जिसमें आपको मासेस के बारे में पढ़ा था। तो मासेस की जो रेंज होती है, तो अगर आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मासेस को डिवाइड करो तो वो जो रेशियो है वो भी आपको इतना ही मिलता है। सो द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स इज 10⁻41 रेज टू द पावर 2। तो ये जो होता है ये कितना होता है, 10⁻41 रेज टू द पावर 2 होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मास का जो रेशियो होता है। ठीक है, और ये जो टेबल है तो इस तरीके से ये जो है ये भाई या तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई और यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर राज छुपा हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही था यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो so that's it and thank you for watching my video.